सुनाई दे रहा हूं? चैतन्य हो? सवेरे से थके तो नहीं हो? चलो हाय करो। हाय, चलो वेलकम। भारत का नक्शा देखा है? भारत के नक्शे के बीचों बीच क्या है? भारत के नक्शे के बीचों ज्योग्राफिकली, अभी अपन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, और तुम लोग जितना इंटरेक्ट करोगे उतना मजा आएगा। भारत के बीचों बीच क्या है? नहीं 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 नहीं। हाँ, ऐसा कह सकते हो, ज्योग्राफिकली पूछ रहा हूं मैं। अरे तुम लोग ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गए हो। नहीं नहीं, भारत को भारत की नजर से देखो, क्या है बीच में? बोलो, जितनी जल्दी बोलोगे। हाँ, काहे का वैली है वो? काहे की वैली है? सतपुड़ा और विंध्य की। सतपुड़ा और उसके बीच में क्या बहती है? अरे वाह, मालूम है। वाह 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 वाह। देखो जो नर्मदा है वो भारत को ज्योग्राफिकली, अब इसको मेक ए नोट इन योर माइंड, इवन नॉट ऑन द पेपर, पर जो मैं बातें बोलूं अब उसको दिमाग में बैठा लेना। ओके, नर्मदा ज्योग्राफिकली इंडिया को दो हिस्सों में बांटती है, एक नॉर्थ एक साउथ। तो टेक्निकली हम साउथ में हैं। हम कहां हैं? हम दक्षिण भारतीय हैं। हम नर्मदा के नीचे रहने वाले जितने लोग हैं वो साउथ इंडियन हैं। क्लियर? तो ये क्रिएशन कैसे बना? हाँ, उसके वजह से तो बना, पर नर्मदा ही बीच में क्यों आई? हिमालय क्यों उत्तर में आ गया? साइबेरिया तक हम क्यों नहीं चले गए? और हिमालय का क्या रोल हुआ? तो ये बात तो तुम्हें मालूम है ना कि एशिया में भारत खुद एक बाहरी है। ये बात मालूम है ना तुमको? यानी वो एशिया से टूट के, अफ्रीका से टूट के आके एशिया में जुड़ा है। तो जुड़ा तो क्या उछला? हिमालय उछला। तो हिमालय इज वेरी न्यू। तो नर्मदा के ऊपर का पूरा जो हिस्सा है वो न्यू है। तो वो अभी भी सेटल हो रहा है। जैसे गेहूं का, चावल का ढेर बनाते हो तो वो सेटल होता है ना, ढेर बनाने के बाद भी खिसकता है, तो वो अभी भी खिसकता है। उससे क्या आता है? भूकंप। तो आप देखोगे नॉर्थ में ज्यादा भूकंप आता है। ओके, और जो नर्मदा के नीचे का हिस्सा है वो मैग्मा का है, लावा से बना है। तो मैग्मा कब लावा बनता है? जब ठंडा हो जाता है। तो जब वो पृथ्वी के नीचे से निकल रहा होता है तो क्या कहलाता है? मैग्मा। और जब बाहर आ जाता है तो ओके, क्लियर? क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ज्योग्राफी क्रिएट्स एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। हिस्ट्री भी ज्योग्राफी ही बनाती है। मेरा रहन सहन, और जिसको सो कॉल्ड आप संस्कृति बोलते हो ना, वो ज्योग्राफी बनाती है। साइबेरिया के आदमी को लाल भाजी तो नहीं मिलेगा ना, तो वो उसकी संस्कृति में नहीं आएगा। तो जब हिमालय बन गया, हिमालय बन गया, उसके कारण भारत बना। क्यों? क्यों? नहीं बेटा, उसके ठीक पीछे साइबेरिया है। उसके ठीक पीछे उसकी ठंडी हवाएं आती हैं। गाबा का मरुस्थल सुना है ना? तो अगर हिमालय नर्मदा पे बना होता तो नॉर्थ में बर्फ होती, तो साइबेरिया होता, गाबा का मरुस्थल होता। तो हिमालय उन हवाओं को रोक देता है और उन ठंडी हवाओं से बर्फ बनती है, जो पिघलती है तो पानी बन के इधर आती है। तो हिमालय क्रिएट्स इंडिया। क्लियर? नहीं तो हमारे पास साइबेरिया से इतनी ठंडी हवाएं आती कि, मैं आज आप ही का क्वेश्चन उठा रहा हूं इसलिए जानबूझ के वो बिंदु लिया मैं। ओके, तो इस कारण से मैं पहले ज्योग्राफी माइंडसेट में बैठा रहा हूं ना। ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगी तो हिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। ठीक? तो अब हम कहां हैं? नर्मदा पे। नर्मदा पे महेश्वर नामक स्थान सुना है? नहीं, इनको बोलने दो प्लीज, डोंट। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा हूं। ओके, हाँ, महेश्वर नामक स्थान सुना है? कुछ भी बोलो ना यार, गलत सलत बोलो ना, मैं सुधारूंगा। हैं? कहां है पहले तो ये बोलो ना। मैं ज्योग्राफी, अभी वी आर नॉट डिस्कसिंग हिस्ट्री। हाँ, मध्य प्रदेश में है। कहां है?
अरे बाहुबली पिक्चर में है महिष्मती, एवर हर्ड द नेम? PS पॉल सेल्वियन 1 देखी है, PS1, उसमें नदी के पूरे जो दृश्य हैं वो वहीं के हैं फिल्माए हुए। अशोका देखी है, वो करीना का डांस वो वहीं का है। तो महेश्वर ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, जिसने नहीं देखा है मेरे कहने से लक्षद्वीप और महेश्वर देखे, मेस्मराइजिंग प्लेस है। मतलब आप नयनाभिराम, आप देखते रह जाओगे, आप भूल जाओगे कि मतलब इतना सुंदर दृश्य आपको उपस्थित होगा। और महेश्वर आधुनिक भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है? यस, कौन है? कौन है? नाम बोलो। प्रिया, ओके। और किसकी राजधानी थी वो आधुनिक भारत में? यार ये इस तरह का जीके नहीं चलेगा अगर एग्जाम दे रहे हो तो, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। अहिल्या किसकी राजधानी थी? तो जो सो कॉल्ड कलचुरी थे अपने यहां ना, कहां थे वो? कलचुरियों का शासन कहां था? छत्तीसगढ़ में था ना? नहीं था? नहीं, मैंने अभी बाद में और पहले नहीं पूछा, था कि नहीं था। तो कलचुरी यहां सत्ता में थे। कहां सत्ता में थे? कहां सत्ता में थे? बोलो ना। नहीं, महेश्वर यार, या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। कहां सत्ता में थे? कहां सत्ता में थे? कहां सत्ता में थे? ओके, भूलेगा? ओके, तो जो दिया जला है वो बुझेगा। तो ये दिया भी बुझा, ये दिया भी बुझा। कहां बुझा? महेश्वर में। तो अब ज्योग्राफी कम्स अगेन। नर्मदा भारत की सबसे तीखी, चंचल और तीव्र नदी है। यह बात मालूम है तुम्हें? सबसे तेज नदियों में से है। मंडला में कलेक्टर थे मिस्टर तमेर, उनका पूरा परिवार इसी तीव्रता में बह गया था। पूरा परिवार, पूरा परिवार। वो नर्मदा लोग जाते हैं, अटखेलियां करते हैं, फिर दुर्घटनाएं होती हैं। तो नर्मदा तीव्रतम नदी है, बहुत तीखी नदी है, तेज नदी है, और उसके कारण वो चट्टानों को बहुत घिसती है। इसीलिए सो कॉल्ड शिवलिंग आपको वहीं सबसे अधिक मिलते हैं। मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? ज्योग्राफिकल कारण बताना, बताओ। यस, तेज है पानी, तेज है, तीव्र है, रगड़ है और रेत के साथ जाता है। तो जब ये महेश्वर में थे तो दिया बुझा, तो इनसे नर्मदा को पार करना कठिन था और भरूच की तरफ जाने पे धरती नहीं मिलती। क्लियर? तो इनके लिए एक ही ऑप्शन था, ये नर्मदा के किनारे किनारे किनारे, नेक्स्ट लगा बेटा, नर्मदा के किनारे किनारे चलते हुए तो महेश्वर और भरूच किस हिस्से में आएंगे भारत के दिशा में? पश्चिम में। तो वो आ गए पूरब में, पूरब में आ गए ना। तो पूरब में जहां आए वो स्थान, अमरकंटक पूरब में है ना, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, फिर कहां जाती है? अरे यार, बहुत जल्दी पहुंच जाते हो अरब सागर। अभी तो अमरकंटक तो उतारो, उसको उतारो जल्दी उतारो यार। नो, अमरकंटक से निकल के कहां जाती है? हाँ, वो तो महेश्वर था, अभी हम वहीं थे। अब हम आ गए जबलपुर, मंडला आ गए ना। तो पश्चिम से पूरब आए, ठोको ना इसको, दिमाग में ठोको, पश्चिम से पूरब आ गए, पश्चिम से हम पूरब आ गए हैं। तो पूरब में नर्मदा तट पे ही इन लोग बस गए। जिस हिस्से पे बसे, रिपीटिंग, अब नाम याद रखेंगे, उस हिस्से का नाम था दहाल। क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? ओके, ये वही स्थान है ये जिसको हम ओरिजिनली अभी जबलपुर बोलते हैं, और जहां पे त्रिपुरी कांग्रेस हुई थी। किसने किसने त्रिपुरी कांग्रेस का नाम सुना है? हाथ उठाए। क्या खासियत थी त्रिपुरी कांग्रेस की? यस, कौन है? कौन है? वेल बेटा, नाम बोलो। हैं? विकास। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा के, पट्टाभी सीतारमैया वाज द कैंडिडेट ऑफ गांधी। ओके,
गांधी जी के कैंडिडेट को हराना बहुत बड़ी बात थी, तो महात्मा जी के जब कैंडिडेट को हराया तो सुभाष जी को पहली बार एक लीडरशिप के रूप में ऑथेंटिसिटी हासिल हुई। वह स्थान त्रिपुरी जब आप सुनते हो तो आपको लगता है त्रिपुरा में होगा। ये वो स्थान है जिसको आज की डेट में तिलवारा घाट बोलते हैं। जबलपुर तिलवारा घाट का नाम सुना है? सुना है? तो ये यहां सेंट्रलाइज हुए। किन लोग सेंट्रलाइज हुए? कलचुरी लोग। तो जो क्रिया वो वहां करते थे वो यहां भी करने लग गए। मतलब एक गांव जीता, 2 गांव जीता, थोड़ा बड़ा 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 साइजेबल गांव हिस्सा जीत लिया। तो जब आप कोई चीज जीत लोगे, अब आपका एरिया बन गया, तो इनकी पहली चिंता हुई कि इसका कुछ नाम रखा जाए। तो उन्होंने क्या नाम रखा? कोसल। अभी छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचा है कोसल ना। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? ओके। ये विजय अभियान जारी रहा। एक दिन इन्होंने चिल्फी को पार कर लिया। एक दिन इन्होंने चिल्फी, अगेन ज्योग्राफी, तो चिल्फी पहाड़ी, अभी छत्तीसगढ़ के निर्माण होने तक पेंड्रा की सड़क नहीं थी। ओके, सारंगगढ़ का पुल नहीं था। तो आप ये कल्पना करो कि चिल्फी को पार करना कितनी बड़ी ज्योग्राफिकल घटना रही होगी। ओके, तो जब वो चिल्फी को पार करके नीचे आ गए मतलब छत्तीसगढ़ में आ गए। एंड देयर वाज नो छत्तीसगढ़ ना। अभी इस नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी भी नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, इस हिस्से में कोई नाम नहीं है। यह बात ध्यान रखना। ओके, तो चिल्फी पार कर लिए तो दे फेल्ट ग्रेट, उनको लगा तोप चला ली, तो उन्होंने उसी कौशल का नाम रख दिया महाकौशल। क्या रख दिया? ओके, तो महाकौशल नाम आ गया। एरिया बढ़ा, उसके साथ साथ परिवार भी बढ़ा। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब परिवार बढ़ता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं परिवार वाले? ये लड़ते हैं। जब परिवार बढ़ता है और कोई काम नहीं होता है, और राजाओं के पास सच में कोई काम नहीं होता है, अभी मैं आगे आपको और बताऊंगा जब महाराष्ट्र पहुंचूंगा। ओके, तो वो क्या करते हैं? लड़ते हैं। लड़ने के साथ बदमाशियां करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। ओके, और पैलेस में उत्पात मचाते हैं। तो उनको सेटल करना इज ए मेजर प्रॉब्लम फॉर ए किंग। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो उसने उनको, अब शब्दों पे ध्यान देना, शब्द यहां से आ रहे हैं ना, तो उसने उनको सेटल करने के लिए, वो मालवा से आए हैं बेटा, उनका ना महाकौशल से संबंध है ना छत्तीसगढ़ से संबंध है ना, देयर इज नो मैच। ओके, अभी मैं तुमको एक थोड़ा सा बीच का विषयांतर करूंगा, वो मेरे को याद दिलाना, तो मैं बताऊंगा कैसे गुजरात के चालुक्यों का प्रभाव यहां आया। वो मेरे को बीच में बाद में टोकना पड़ा। ओके, तो कहां से आए हैं? मालवा से, वो भी निमाड़ से। कहां से? निमाड़। महेश्वर कहां है? निमाड़ में। निमाड़ से आए वो महाकौशल। महाकौशल से अब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं ना, तो शब्द आ रहे हैं। तो इन्होंने इन जो परिवार के सदस्य थे, इनको विभिन्न स्थानों पे जमींदार बनाया। जमींदार शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम कैच कर सको। उसने जमींदार नहीं बनाया था, उसने इनको क्या संज्ञा दी? अगर किसी ने पढ़ा है तो इनको संज्ञा दी मांडलिक। क्या बनाया? ओके, और जिन स्थानों को बनाया उनको भी कई बार नाम दिया, जैसे गढ़ा मंडला, बावनगढ़ी। ओके, ये गढ़ शब्द अब पैदा हो रहा है ना, बहुत देवगढ़, ये बहुत ध्यान से समझना। तो इसी अनुक्रम में एक मांडलिक बना तुम्बाड़ का। तुम्बाड़ कहां है? मैं अगर पढ़ाने आने लग गया हर महीने ना, तो कान पकड़वा दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्बाड़ कहां है? चलो मान लिया, पढ़ लेना। ओके, एक मांडलिक बना, कहां का? यही वो आदमी था जो बाद में रतनपुर आया। समझ रहे हो? यही कलचुरी बनने वाला है रतनपुर का ना। तो ये जो मांडलिक बना, क्या बना? मांडलिक काहे के समांतर पद है?
जमींदार के। मांडलिक काहे के समानांतर पद है? मांडलिक काहे के समानांतर पद है? पर जमींदार संज्ञा यूज नहीं हो रही है। जमींदार संज्ञा, क्या संज्ञा यूज हो रही है? क्या संज्ञा यूज हो रही है? ओके, मांडलिक यूज हो गई, तो ये मांडलिक बन गया। तो अगर चिल्फी उनके लिए ज्योग्राफी थी तो इसके लिए भी ज्योग्राफी थी। तो इसको कहा गया कि तुम टेक्स्ट, अब बाकी चीज आप लोग पढ़ोगे ना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ओके, बाकी चीज आप लोग पढ़ोगे, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बिना पढ़े ज्ञान नहीं आएगा। ठीक, तो ये आदमी को कहा गया कि तुम हमको क्या क्या दोगे। आमतौर पे जब ऐसा रखते हैं तो क्या मांगते हैं उससे? टैक्स और सेना और व्यक्ति, ये मांगते हैं। तो ये उनको टैक्स देता था, पर हर बार चिल्फी पार करना इसके लिए भी कठिन था, उनके लिए भी कठिन था। तो धीरे धीरे कभी स्लो हो जाता था, कभी दिया कभी नहीं दिया, तो ऐसे में वो गुस्सा जाते थे। अब इसकी पूरी हिस्ट्री है ना, कितने बार आए क्या आए वो पढ़ना है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। तो फिर वो उसको चाटा लगाने आ जाते थे, मतलब युद्ध करने, कि क्यों नहीं दिया क्यों नहीं दिया। तो ऐसे लड़ते झगड़ते एक दिन ये अलग हो गया। ये तो अगर भारत से पाकिस्तान अलग होगा तो किसको नए नाम की जरूरत पड़ेगी? ओके, तो महाकौशल को नए नाम की जरूरत नहीं पड़ी, और आज भी उसका नाम महाकौशल है। आज भी उसका नाम, किसी ने महाकौशल एक्सप्रेस का नाम सुना है? ये एक ट्रेन है, एंड गूगल इट, क्लियर, जो कहां जबलपुर से चलती है, दिल्ली जाती है, अब और आगे भी जा सकती होगी। क्लियर कॉन्सेप्ट महाकौशल का? तो इधर वाले को नए नाम की जरूरत पड़ी, जो कि चिल्फी के इस पार था, तो उसने अपना नाम रख लिया दक्षिण कौशल। उसने अपना नाम रख लिया, उसने अपना नाम रख लिया। तो जब पश्चिम बंगाल को आप पश्चिम धीरे धीरे भूल जाते हो ना, भूल जाते हो ना, तो धीरे धीरे लोग दक्षिण की जगह उसको क्या कहने लग गए? क्या कहने लग गए? नहीं, कौशल नहीं, कौशल नहीं, क्या बोलने लग गए? कोसल। कोसंपा भाई, कोसंपा, चाय की पत्ती कोसम, सुना है? व्हाट इज कोसम? किस पेड़ में लगता है? कुसुम नाम सुना है कभी? कोसम उसी को। खाया है कभी? ओके, खाया नहीं है तो खाएं, इट्स हाईली। और कभी बसंत में उसको फूलते नई पत्ती निकालते देखा है? इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सीन एवर यू, लाल पत्तियां जब उसकी आती हैं। ओके, तो ये यहां आ गए। अब ये तुम्माड़ में जो आया बंदा, रतनपुर जो शिफ्ट हुआ बाद में, पर वो हिस्ट्री है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसने भी वही काम शुरू किया जो कलचोरियों ने वहां किया था। मतलब क्या किया अब उसने? राज्य विस्तार, राज्य विस्तार शुरू किया। तो वो जीतना शुरू किया, तो इस हिस्से में एज कोई सत्ता नहीं थी। क्लियर? यह हिस्सा था तुम्माड़ से लेके रतनपुर से लेके कहां तक का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हिस्ट्री बन रही है ना। एक चीज भूले और गया, जासूसी पिक्चर में एक दृश्य भूले और गया, वो गया। ये कहां से कहां तक था? उसी से पूरी छत्तीसगढ़ में गड़बड़ी हुई है। ये कहां से कहां तक था? बस्तर तो छत्तीसगढ़ में है नहीं अभी, नागपुर अभी दूर दूर तक नहीं है। तुम्हें मालूम है दुर्ग भंडारा जिले की तहसील थी? भंडारा कहां है? चलो, ये सब आश्चर्य की बातें हैं, पर याद रखो। तो तुम्माड़ से लेके दुर्ग तक, रिपीट करो, रतनपुर से लेके दुर्ग तक, यानी छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का, ज्योग्राफिकली इट इज छत्तीसगढ़ का। तो इस हिस्से को इन्होंने कब्जाना शुरू किया और कब्जा लिया। अब एक एक स्टेप पे मेरे ध्यान देना ना। छत्तीसगढ़ में पहले से रियासतें थी, जैसे सरगुजा, कोरिया, कवर्धा, नांदगांव। ओके, गेटिंग पॉइंट? यहां पे पहले से रियासतों के राजा थे, यहां पर पहले से रियासतों के राजा थे। एंड सरगुजा वाली जो रियासत है वो तो 1st सेंचुरी की है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन। ओके, तो इन्होंने
अभी ये एक मैदानी हिस्सा देख लिया ना तुमने, इसको एकदम जमा लो दिमाग में, अभी इसी पे आ रहा हूं मैं ना। ये हिस्सा रियासतों में नहीं है, ये बात क्लियर है? क्लियर है? तो इन्होंने रियासतों पे आक्रमण किया, उसके राजा से सत्ता छीनी और सत्ता हथिया ली। परंतु इन्होंने जो एक पॉलिसी अपनाई, उसी पॉलिसी को बाद में मुगलों ने अपनाया। उसी पॉलिसी को बाद में मुगलों ने अपनाया। वो पॉलिसी क्या थी? इन्होंने रियासत पे कब्जा किया, रियासत के राजा को बने रहने दिया और उसको अधीनता स्वीकार करके वापस लौटाए। राजा वहीं का वहीं है, पर अब उनके अधीन हो गया और उसके बदले में क्या देता था? टैक्स देता था, सेना देता था, धन देता था, ये सब देता था। ओके। बाद में जब मुगलों ने राजपुताना पे और राजस्थान पे कब्जा किया तो सेम इसी पॉलिसी को रिप्लिकेट किया। ठीक। तो इससे अगर मैं अपनी प्रशासनिक लैंग्वेज में बोलूं तो कलेक्टर को एसडीएम मिल गया। मिल गया? मिल गया। अब छत्तीसगढ़ में एक अलग स्थिति थी। रियासतों के अंदर, रियासत 14 थी, रियासतों के अंदर अपनी छोटी छोटी जमींदारियां थी, परंतु रियासतों के बाहर बहुत सारी जमींदारियां थी जो रियासत जितनी बड़ी नहीं हुई थी। क्लियर? यह तीसरी भूमि पैदा हो रही है। पहली भूमि कौन सी थी? जिसपे कलजुरी थे, मैदानी हिस्सा। दूसरी भूमि, तीसरी भूमि पैदा हो रही है जो रियासतों के बाहर जमींदारियां हैं। क्या है? जैसे कोरबा, चांपा, बिंद्रा नवागढ़, लाफा, बहुत नाम सुने होंगे। ये सब जमींदारियां थी, ये रियासत नहीं बन पाई थी, तो इनके छोटे छोटे शासक थे। इवन ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड कौन है? नारायण सिंह भी जमींदारी थी। ओके ओके। 1857 की क्रांति हालांकि सरगुजा में पूर्ण सैनिक क्रांति थी। ये तो एक छोटा सा विद्रोह था जिसके विषय में कम पढ़ा जाता है, वो कभी कहोगे तो पढ़ाएंगे। ओके। तो इन जमींदारियों को भी उन्होंने सेम ट्रीटमेंट किया, सेम ट्रीटमेंट जो रियासतों के साथ किया था। मतलब नहीं राजीव नहीं, हाँ क्या किया? अपने अधीन किया और टैक्स और सेना लेके उनको हटाया नहीं। ओके, पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए? तो अब छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की भूमि हुई? बढ़ाना तो बेटे अब ये दिखाना जरूरी है। आगे बढ़ो। ये मेरी कुछ किताबें हैं, पढ़ी हैं कभी? पढ़े होते तो बोल रहे होते। हाँ? ये नर्मदा है, वैली जो बांटती है, समझ रहे हो ना? यहां महेश्वर है, यहां जबलपुर है। चलो आगे बढ़ाओ अब इतना थोड़ा। ये देखो, ये महेश्वर है, ये बरगी डैम है, जबलपुर। ठीक। चलो ओके। तो रियासतों का प्रशासन और जमींदारियों का प्रशासन चलाने के लिए उनको कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। अब प्रशासन किसका उनको चलाना था? जो डायरेक्ट भूमि उनके पास थी, जो डायरेक्ट भूमि उनके पास थी, वो कहां से कहां तक थी? तो माण से दुर्ग तक। तो इस भूमि का उन्होंने नाम दिया खालसा। नोट इट डाउन। खालिस भूमि, खालिस अपनी, मतलब मेरा। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? ओके। और इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, प्रशासन करने के लिए, इस पे प्रशासन करने के लिए इसको प्रशासनिक इकाइयों में बांटा। इंपॉर्टेंट बात, क्या बांटा? इकाइयों में बांटा। किस में बांटा? और उस प्रशासनिक इकाई का नाम क्या रखा? गढ़। उस प्रशासनिक इकाई का नाम क्या रखा? उस प्रशासनिक इकाई का नाम क्या रखा? उस प्रशासनिक इकाई का नाम क्या रखा? और वो जब मराठे यहां आए, उन्होंने पहले ही साल में उसका नाम बदल के क्या रख दिया? तालुका। तुरंत बदल दिया, क्योंकि उसका मतलब ना तो दुर्ग था ना किला था, वो सिर्फ नाम था। और जब 50s में, 1850 में जब वो आए अंग्रेज लोग, तो उन्होंने उसका नाम बदल के क्या रख दिया? तहसील। तहसील शब्द वहीं से आया। अंग्रेजों ने पहले ही साल नाम बदल दिया तहसील, और तहसीलदार की पदस्थापना कर दी। तो गढ़ शब्द उन्होंने उठाया उस गढ़ा मंडला, देवगढ़, और वहां से उसका
इस गणना से कोई संबंध नहीं था, ना दुर्ग से कोई संबंध था, ना कुछ था। वो सिर्फ एक कैरी फॉरवर्ड शब्द हो रहा था। ओके, और इसका दूर दूर तक किसी किला और दुर्ग से संबंध नहीं है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यह क्या थी? प्रशासनिक, जैसे जिला, जैसे तहसील, जैसे पटवारी हल्का। तो अब इन्होंने जो गढ़ बनाया उसमें 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, इस टाइप से रखते थे 12-12। क्लियर? तो 12 गांव का एक बरहों होता था। ओके, और बरहों का हेड कहलाता था दाऊ। क्या कहलाता था? इसलिए दाऊ तुमको केवल मैदान में मिलेगा। कुछ समझ पा रहे हो? दाऊ साहब सरगुजा में नहीं है, दाऊ साहब बस्तर में नहीं है, वहां चोलकी माझी है। तो वो क्यों है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो दाऊ साहब कहां मिलते हैं तुम्हें? दाऊ साहब कहां मिलते हैं तुम्हें? और उसके अधीन 12 गांव होते थे और 12 के क्लस्टर में ही गढ़ बनता था। मतलब 12 दूनी 24 भी हो। ओके, और गढ़ एक ऐसी लूज आइडेंटिटी थी कि ये जो 35-34 जमींदारियां फैली है ना, बिंद्रा, नवागढ़, लाफा, ये सब, तो जब किसी जमींदार से कलचुरी नाराज होते थे तो उसकी जमींदारी को जब्त कर लेते थे और उसको क्या बना देते थे? गढ़। और अगर किसी से खुश होते थे तो उसको एक गढ़ देके जमींदारी बना देते थे। इस तरह से जो जमींदारी बनी उसका नाम था पेंड्रा, जो गढ़ से पुरस्कार में मिलके बनी। एक इतिहास यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अब मेजर स्विच ओवर है। आज अच्छी कहानी सुनाई देता हूं तुमको। इन्होंने मुद्दा निकाल लिया तो मैं, चलो यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। हौच-पौच अभी होगी, अभी तो आने वाला है। और हाँ? तो प्रशासनिक इकाई उसको दे दिए, बोले जमींदारी बन गई। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये इसके आगे बढ़ूं? ओके, अब देवगढ़ गोंडों की एक रियासत है छिंदवाड़ा जिले में। कभी नाम सुना है? कितने ट्राइब्स लोग हैं हमारे पास यहां तो देवगढ़ करके एक रियासत है छिंदवाड़ा जिले में। ओके, तो वहां का जो शासक था वो बहुत योग्य, बलिष्ठ और सुंदर था। पुरुष तो वैसे भी ये सुंदर होते नहीं है, बट ही वाज, ओके, बट ही वाज बलिष्ठ था, योग्य था, अच्छा शासक था। जैसे यहां पे अच्छी कोचिंग चल रही है, तुम सुनते हो कि नागपुर में अच्छी कोचिंग है, तो एक बार मिलने की कोशिश करते हो ना कि तुम कैसी कोचिंग कर रहे हो। मैं कलेक्टर था तो मेरे को लगता था यूपी में कोई अच्छा काम कर रहा है तो मेरे को लगता था ना उससे मिलूं। हमेशा आदमी के मन में एक हिस्सा होता है कि काउंटर पार्ट से मिला जाए। ठीक, तो उसी समय संयोग से औरंगजेब, नाम सुना है? हु वाज ही? मुगल शासक था। तो वो दक्षिण की विजय कर रहा था। औरंगजेब का सबसे अधिक फेमस अभियान क्या है? दक्कन। गॉट इट। दक्षिण का अभियान उसका सबसे फेमस अभियान है। ओके, वो बहादुरी का अभियान था ना, उसमें बहुत सारी ज्योग्राफी इन्वॉल्व थी। नहीं तो आधे लोग तो बुरहानपुर तक पहुंचते तक मर जाते थे। यहां तक कि बिलव्ड बीबी की मकबरा भी वहीं बना देते थे। किसका बनवाया और किसने बनवाया? क्या यार, मुमताज वहीं दफनाई गई थी। मुमताज वहीं दफनाई गई थी, इसी दक्कन के अभियान में निपट लिया था जहांगीर से। क्लियर? तो मुमताज वहीं दफनाई गई थी, वो अरावली पार ही नहीं कर पाए थे। क्लियर? तो बोर हो रहे हो तो पार्ट लो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ओके, तो औरंगजेब के दक्कन के अभियान से ये गोंड शासक जो देवगढ़ में था वो प्रभावित हो गया कि यार क्या वीर आदमी है, क्या योग्य आदमी है, चलो इससे मिल के आता हूं। तो जब वो दिल्ली लौट के आया तो ये उससे हेलो करने चला गया। अब संयोग ये हुआ कि औरंगजेब को भी ये पसंद आ गया, औरंगजेब को भी ये पसंद आ गया। तो उसने बोल दिया अब रुक यार, दो आया है तो कुछ खा पी के जाना, इस टाइप का हो। तो वो रुकना 2 दिन से महीने में बदला, फिर साल में, ऐसे अच्छा रोका उसको। और जब विदा किया
तो बहुत सारे तोहफों के साथ विदा किया, हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात, फलाना ठिकाना, इन सब के साथ विदा किया। वो भी वापिस आने लग गया, परंतु ये वहां बिना किसी दबाव के और बिना किसी कारण के, सिर्फ उससे प्रभावित होके इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। किसने? देवगढ़ के गौड़ शासक ने, और वो मुस्लिम हो गया। हो गया क्लियर? तो रास्ते में अब इसको एहसास हुआ कि यार मैं मुस्लिम होके गौड़ों के बीच कैसे जाऊंगा। ठीक, तो वो पहाड़ के नीचे रुक गया, देवगढ़ के पहाड़ के नीचे, और वहां से उसने एक हरकारा दौड़ाया कि जाओ पूछ के आओ कि आऊं कि नहीं। ठीक, पर वो नहीं जा पाया। तो जहां बसा था, जहां रुका था, जहां कैंप किया था, जहां शिविर लगाया था, वहीं उसको रुकना पड़ा। और जहां वो रुका उसे ही आज आप नाग नदी के किनारे होने के कारण नागपुर कहते हैं। ओके, उसी को नागपुर कहते हैं। बंदे का नाम था बख्त बुलंद, और यू कैन गूगल इट, और उसकी मूर्ति वहां लगी हुई है नाग नदी के किनारे, आप अभी भी देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, बख्त बुलंद। क्लियर? तो आधुनिक नागपुर का उसने जन्मदात हुआ। अब जो ट्रेवलर्स हैं, चाहे इब्न बतूता हो, चाहे हुएनसांग हो, चाहे जितने भी जहाजी हो, नाविक हो, तो भोजन की तरह दे नीड ह्यूमन रिलेशन आल्सो। तो ट्रेवलर्स के आप देखोगे विभिन्न जगहों पे जाने के दौरान संबंध बनते हैं। ये एक नॉर्मल फेनोमिना है। फिर वो सेना चाहे ट्रेवल कर रही हो, चाहे नॉर्मल यात्री कर रहा हो, पर लॉन्ग टर्म अगर ट्रेवलर है, काफिले हैं, व्यापारी हैं, तो उनके संबंध बनते हैं। तो इसके भी बने। तो इसके वैध पुत्र भी हुए और अवैध पुत्र भी हुए। और जब ये मरा बख्त बुलंद, तो उनके बीच क्या हुआ? वाह, लड़ गए। ओके, अब तीसरी स्टोरी पे आ रहे हैं ना। दो स्टोरी सुना दिया, एक किसकी सुनाई, दूसरी किसकी सुनाई? बख्त बुलंद की। अब तीसरी, शिवाजी महाराज। ओके, शिवाजी महाराज ने सत्ता प्राप्त की थी, सत्ता उन्हें मिली नहीं थी। क्लियर? तो इनहेरेंसी मतलब परंपरा वंशानुगत नहीं थी। वंशानुगत ना होने के कारण वो एक्वायर्ड थी। ओके, तो वो सत्ता उनको हासिल हुई थी, परंतु इस तरह की सत्ता जो हासिल सत्ता होती है, उसके साथ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है खजाने का अभाव। गेटिंग? तो पैसे का अभाव क्या क्रिएट करता है कि पैसा नहीं है। तो जब नहीं है तो आपको तनख्वाह देने के लिए पैसे की कमी हो जाती है। और जो सेना है वो तनख्वाह के बल चलती है, पेट के बल चलती है। क्लियर? तो उनके पास भी ये स्थिति निर्मित हुई। तो उन्होंने अपना एक मेथड उत्पन्न किया। उन्होंने मावल लोगों को भर्ती किया। मावल, ये सह्याद्री में पाए जाने वाले मावल, आप गूगल करोगे मिल जाएगा। मावल समुदाय के लोग सह्याद्री पर्वत में और उसके नीचे कोंकण तट में पाए जाने वाले पिक्चर में वो जो बलिष्ठ से मछुआरों वाला शरीर देखते हो ना, वो लुंगी और छोटा हाइट, वो आइकॉनिक फिगर वहीं से उठाया है। वो आइकॉनिक फिगर वहीं से उठाया है। तो मावल लोगों को लिया और उनसे एक सेना टाइप की चीज बनाई और उनको पुश किया कि आप जाओ लोगों से पैसा लेके आओ। और उसको वैधानिकता प्रदान करने के लिए उसका नाम, उसको लेजिटिमेसी देने के लिए उन्होंने उसका नाम रखा टैक्स। क्लियर? तो अगर पीजेंट से, अगर कृषक से ला रहे हैं तो वो था, नाम बोलो ना यार, शिवाजी के टैक्स तो फेमस है, दो ही हैं, चौथ और शेर देशमुखी। तो जब आप कृषक से लाओगे तो चौथ, और अगर किसी जमींदार से लाओगे तो सरदेशमुखी। तो इस तरह से उसको वैधानिकता दे दी। ठीक? अदरवाइज इट वाज, नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने, यू अंडरस्टैंड? ओके। तो वही पैसा से तनख्वाह भी मिलेगी और उसी से खजाना भी आएगा। तो इनका एक वंशज था जो, एवर यू हर्ड द नेम सीपी एंड बरार, तो
उन्हीं का वंशज भोसले शासक था बरार में। कहां था? और बरार इसी बख्त बुलंद के नागपुर से जस्ट बगल में है, जस्ट बगल में है। तो बख्त बुलंद की विधवा ने इस भोसले को अपने वैद्य पुत्र की सहायता के लिए बुलाया। अच्छा, एक जस्ट प्रसंगवश, तो जब शिवाजी की सेना भंग हुई तो मावल लोग खाली हो गए, तो पहाड़ के नीचे उतर गए और बस गए। तो कोल तट पे बसे, तो कोलों का तट अब बॉम्बे कहलाता है। ओके, परंतु उनकी ये वसूली की, चौथ वसूली की आदत गई नहीं, तो उन्होंने हफ्ता वसूली शुरू कर दी और इसीलिए मावल लोग मवाली कहलाए। तो हाउ हिस्ट्री कम इन द ओके, तो अब शायद ज्यादा याद रहे। नहीं, पर याद करना पड़ेगा बेटे ना, एक टफ है, और मेरी वाली हिस्ट्री तो ज्यादा टफ है, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जो हिस्ट्री, मेरा शोध है वो अनुमान पे आधारित कहीं पे नहीं है। ये आई एम रिपीटिंग, जैसे बेगलर ने कहा कि 36 जातियां थी इसलिए वो है, ऐसे बहुत पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको लॉजिकल एंड तक ले जा रहा हूं। तो वो इसलिए मेरा कहना है कि आप सतही पढ़ लोगे तभी मेरी बुक पढ़ना, ठीक? तो इसने, विधवा ने किसको बुलाया सहायता के लिए? भोसले को। तो इसने सहायता की और उसका वैद्य पुत्र सत्ता पे आ गया, और जब वो पुत्र भी मर गया आगे चल के, तो भोसले ने नागपुर की सत्ता अपने नाम कर ली। क्लियर? और इस तरह से नागपुर के भोसले सत्ता में आ गए। एंड अगेन ज्योग्राफी कम ना, अब ये भोसले सत्ता में बैठ गए नागपुर में, इनके ऊपर देवगढ़ की पहाड़ियां हैं, नीचे उनके मालिक पेशवा का राज्य है, बगल में खुद उसका बेरार का राज्य है। तो ये चौथ या सरदेश मुखी वसूलने कहां भेजेगा? पूरब, मतलब इसी तरफ भेजेगा ना, पश्चिम पड़ेगा शायद, छत्तीसगढ़ की तरफ, इसी तरफ भेजेगा ना। तो इसने विभिन्न मंत्रियों की और विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की, जो आपको मेरी बुक में मिल जाएगी कि किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की। उसमें 2 पदाधिकारी आपको नोट करने लायक हैं, एक चिटनिस था, एक फडणवीस था। अगेन रिपीटिंग, ये पद नाम है, ये सरनेम नहीं है। फिर बाद में जब वो ज्यादा हो जाता है, जैसे कायस्थों में कानून गो ज्यादा सक्षम हो गया, तो लोगों ने सरनेम कानून गो रख लिया। उसी तरह से फडणवीस ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो फडणवीस सरनेम रख लिया। तो तब भी वो दीवानी वसूलने का काम करते थे, अब भी कर रहे हैं, तो उसी परिवार से हैं। तो दीवानी समझते हो ना, भू राजस्व। ओके, तो चिटनिस और फडणवीस एक्चुअल में वित्त मंत्री और वित्त लिपिक थे। क्या थे? और वित्त लिपिक। तो जब ये इधर इनको चौथ और सरदेश मुखी वसूलने को भेजते थे, तो इधर से जब ये वसूल के वापस जाते थे तो हिसाब देना पड़ता था ना। तो ये उनको रुक्का लिख के देते थे कि 36 में से 6 गढ़ से वसूल पाया, 30 से वसूल लाओ। 33 में से 3 जमींदारी से वसूल पाया, 30 से वसूल लाओ। 14 रियासत में से 4 से वसूल पाया, 10 से वसूल लाओ। और इस तरह से 36 और गढ़ एक लेखन की परंपरा में आना शुरू हुआ, और इस तरह से आपका नाम छत्तीसगढ़ आना शुरू हो गया। तो 36, क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? गढ़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है, सबसे बड़ी बात यह, उसके अंदर बरहों हैं जो दाऊ है। ओके, कुछ पूछना है तो बोलो, फिर मैं थोड़ा और। नहीं, ऐसा नहीं, वो तो संयोग था कि जब स्वतंत्र हुए तो 36 थे। हाँ, बताया तो, उस समय 36 थे। उस समय 37 होते तो 37 गढ़ होता, 40 होते तो 40 गढ़ होता। उस समय द टाइम इज इंपॉर्टेंट, है ना। बस्तर अभी नहीं था इसमें ना। सहादरी में बताया तो, पुणे सहादरी। क्लियर? चलो बस प्रसंग बस एक जिक्र कर देता हूं। तो एक पिक्चर आती है ना, रुद्रम्मा देवी, जी टीवी पे लगातार।
वो काकतीय थी ना, नीचे वारंगल में शासक थी, वारंगल में शासक थी। तो हमारे यहाँ कोई महिला शासक बन जाए तो उसके बहुत प्रॉब्लम्स हैं ना, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके भी बहुत प्रॉब्लम्स थे, लोग स्वीकार नहीं कर पाते थे, पर कहते हैं वो बहुत योग्य थी और इसमें कोई शक अभी तक आया नहीं है। उसके नाम पे फिल्में बन रही हैं, उसके पति के नाम पे तो नहीं बनी। ओके, संयोग ऐसा हुआ कि उसके भी लड़की हो गई। क्या हो गई? ओके, उस लड़की का ब्याह हुआ गुजरात में। कहां हुआ? कहां हुआ? गुजरात में। जो कम्युनिटी सबसे फेमस है राज सत्ता में, वो किन लोग हैं? चालुक्य। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और वही कहलाते हैं बघेल। जब वो रीवा वगैरह आ जाते हैं तो बघेल कहलाने लगते हैं। तो उनकी चालुक्यों में उसकी शादी हुई। नमा देवी की लड़की की शादी चालुक्यों में हुई। तो चालुक्य कहां है? चालुक्य कहां है? ओके, तो उसकी लड़की के लड़का पैदा हो गया। ओके, तो ये इसने सोचा कि ये तो अच्छा हाथ लगा उसके, तो दूसरा भी हो जाएगा, शी इज यंग, तो उसको मैं ले आती हूं। तो ले आई अपने पास। हाँ, उसको ले आई, चालुक्य लड़के को यहां ले आई। कहां ले आई? वारंगल ले आई ना। परंतु तभी चोल लोगों ने इस पे आक्रमण कर दिया, इसको भागना पड़ा और ये परास्त हो गए। स्पेशली वो लड़का जब बड़ा हो गया, ये परास्त हो गए। तो अब नीचे तो खुद चोल लोग हैं ना, तो वो कहां भागेगा? ओके, और वो चालुक्यों के यहां भागेगा ऐसा सोच के उन्होंने उधर घेराबंदी कर रखी थी। ठीक, तो उसके पास एक ही रास्ता बचा, ऊपर की तरफ भागना। तो ऊपर कहां भागा? बस्तर में। He entered into बस्तर। Ever you heard about the divine theory of kingship? राजा का दैवीय सिद्धांत। चाहे कोई भी राजा बने, कोई भी राजा बने या कोई भी चुनाव जीते, वो बोलता है ईश्वर ने मुझे आपके प्रतिनिधि के रूप में चुना है, आपकी सेवा के लिए भेजा है। तो वो अपने आप को मोर रूटेड बताना चाहता है कि आप लोग नहीं, मेरे को तो सीधे ईश्वर ने चुना है। यह हर राजा करता है और हर चुनाव जीतने वाला करता है। क्लियर? इसको कहते हैं डिवाइन, नोटेड, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। राजा का सत्ता का दैवीय सिद्धांत, राजा की सत्ता का दैवीय सिद्धांत। तो हर राजा एक कुल देवी, एक कुल देवता, इस टाइप से कुछ क्रिएट करता है, एंड ही ऑलवेज क्रिएट ए स्टोरी। तो ही क्रिएटेड दंतेश्वरी। ओके, और फिर उसने कहा कि देवी माँ ने मेरे को कहा है जहां तक पैरों की रुंझुन जाएगी या दुपट्टे का पल्ला जाएगा, वहां तक का राज्य तुम्हारा। और इस तरह से उसने अपने आप को दैवीय रूप से स्थापित कर लिया और काकतीय वंश आ गया। कहां? बस्तर में ना। अभी एक शब्द बोला था, बस उसी को बता रहा हूं, बाकी आज ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। तो वहां आ गया और उसने राजा के दैवीय सिद्धांत का सहारा लेके अपने आप को वहां एस्टेब्लिश कर लिया। तो ये सिद्धांत आम जनता समझे ना समझे, पॉलिटिशियन समझ जाता है, ये तो साला बना रहा है, ये बना रहा है। तो वहां जितने हेड ऑफ द विलेज थे, बस्तर में हेड ऑफ विलेज की परंपरा पहले से है। ओके, वो क्या कहलाते थे? मुखिया, पर उसका लोकल शब्द है माझी। वो क्या कहलाते थे? वो क्या कहलाते थे? उनको लगा कि ये तो बना रहा है यार, ये तो घुस गया हमारे बीच में। तो उन्होंने उसको स्वीकार मन से नहीं किया। तो वो थोड़ा सा विरोध उसको लगता था ना कि प्रॉब्लम है यार इनके साथ। तो इसने अपने माझियों को बैठाना शुरू किया, अपने माझियों को बैठाना शुरू किया। पर लोग जानते हैं आप कहां से आए हो ना, लोग, आप कितना भी छुपाते रहो, लोग छुप नहीं पाता है। तो उनको मालूम था कि ये तो गुजरात से आया है, चालुक्य है। तो उन्होंने चालुक्यों का माझी कहना शुरू कर दिया और बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया? चोलकी माझी। क्या बन गया? तो अभी भी माझी हैं, जब सीएम साहब खाना खाने जाते हैं इनके साथ दंतेश्वरी में, तो माझी भी बुलाए जाते हैं और चोलकी माझी भी बुलाए जाते हैं। तो क्लियर? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चलो खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, शुभ हो। ठीक।